ओके, सो आज हम जो पेपर स्टार्ट करने लगे हैं, डेट इज अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 4-2। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The rate of reaction, and the reaction is provided over here, where a hydrogen and iodine is reacting and forming hydrogen iodide is studied. Small amount of hydrogen gas is mixed with a large excess of iodine at a temperature of 400 Kelvin. The reaction is monitored. The graph obtained is shown. Okay, तो आपको मेथड बता दिया है कि we have a excess of iodine and a very small amount of hydrogen is added. So यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस यूज की गई है, that is a limiting reactant over here, which means कि जो रिएक्शन है वो कंज्यूम होगी. रिएक्शन कंडीशंस भी बता दी गई हैं, 400 केल्विन है, और रिएक्शन को मॉनिटर किया गया, और उसके रिजल्ट में जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ वो ग्राफ उन्होंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया. अब वो आपसे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, सो व्हाई अ लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडीन गैस इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, आयोडीन गैस को ज्यादा यूज करने का रीजन क्या है. तो बेसिकली अगर हमने इसको लार्ज देखें, उन्होंने जस्ट एक्सेस की टर्म यूज नहीं की है एग्जामिनर ने. इफ यू सी, एग्जामिनर यूज द टर्म लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडीन, राइट. इट मींस कि इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या हम ये बात कह सकते हैं कि इट वुड नॉट चेंज. ठीक है, इसके इससे जो है कोई इफेक्ट हमें या कोई भी चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होगा इसकी कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से. ठीक है, आयोडीन इज इन लार्ज excess, so it would not change. ये पॉइंट क्लियर है सबको. The reaction is first order with respect to hydrogen gas. Use the data from the graph to confirm this statement. अब अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है. देखें, लार्ज एक्सेस का मतलब क्या है कि इसकी इतनी ज्यादा अमाउंट यूज की गई है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इसकी अमाउंट अगर कंज्यूम भी होगी तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब उस वो बेसिकली किसी भी तरह इफेक्ट नहीं होगी, या अदर वर्ड्स में आप इस तरह कह सकते हैं कि जितना हाइड्रो सॉरी जितना आयोडीन कंज्यूम होगा उसका उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो है इनसिग्निफिकेंट होगा, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी. जी, डिक्रीज तो होगा, मगर वो डिक्रीज जो है इनसिग्निफिकेंट होगा. उस डिक्रीज के उसके डिक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. ठीक है, आपके पास जब भी टाइम प्रोवाइडेड है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्डर है, तो इन दैट केस जब भी आपको टाइम दिया हुआ होगा तो आप ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए हाफ लाइफ मेथड यूज करेंगे. ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, हाफ लाइफ मेथड यूज करेंगे. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर के अब इधर मैं आप लोगों को एक बात रिकॉल करा दूं कि जब भी हम हाफ लाइफ मेथड यूज करते हैं तो अगर आपकी सक्सेसिव हाफ लाइफ
सेम आ रही हैं तो इट मींस इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर। अगर इंक्रीज हो रही हैं देन इट्स अ जीरो ऑर्डर। ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रही हैं आपकी सक्सेसिव हाफ लाइव्स, जो आप ग्राफ से अभी नोट करेंगे, तो देन इट्स अ सेकंड ऑर्डर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर स्टेट करेंगे। ठीक है। तो आ जाइए ग्राफ पे। देखें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या थी? 8 थी। तो 8 का हाफ क्या होगा? 4। तो अगर आप 4 पे ऑब्जर्व करें तो आपके पास हाफ लाइफ क्या आ रही है? हेयर इट इज 50, राइट? क्योंकि 5 बॉक्सेस हैं तो 2.5 बॉक्सेस 10 यूनिट्स होंगे। तो इसे मैं अराउंड 47 अज्यूम कर सकता हूँ। जी। अब अगर आप 4 का फर्दर आप जो है सेकंड हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे? आप 4 का फर्दर हाफ कर देंगे जो कि 2 है। और अगर आप 2 पे देखें तो 2 पे जो आपको हाफ लाइफ मिल रही है डेट इज 90। तो मैं इसको 92 अज्यूम कर सकता हूँ। तो हमारे पास अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ लाइफ क्या है? 0 till 47। और सेकंड हाफ लाइफ क्या है? 47 till 92। तो आप इसी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ 47 - 0, मिनट टाइम सेकंड में दिया हुआ है, सो इट्स 47 seconds। देन सेकंड हाफ लाइफ 92 - 47। जी कितनी आ रही है? या ये 93 होगा या 92 होगा? जी कोई मुझे सब्ट्रैक्ट करके बताए क्या वैल्यू आ रही है? 45। 45 seconds। ओके। अब अगर आप इसको फर्दर कंफर्म करना है, वैसे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, इधर से एविडेंस मिल रहा है कि दोनों हाफ लाइफ जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप थर्ड हाफ लाइफ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप थर्ड हाफ लाइफ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड हाफ लाइफ क्या होगा? आपके पास अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 है तो 2 का हाफ जो है क्या होता है? 1 होता है। तो आप जो है 1 से एक लाइन ड्रॉप कर लें तो इट्स अराउंड, लाइन सही बनी है एक, यहाँ पर टच हो गई है। So here it is 130
135, it's around 138. तो 92 माइनस 138, अगर आप थर्ड हाफ लाइफ भी यहाँ पे मेंशन करना चाहें। तो थर्ड हाफ लाइफ आपकी क्या आ रही है? That is 138 and initial is 92. So 138 minus 92, जी क्या आ रहा है आंसर? Is it again 46? Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट या सेम हाफ लाइफ्स आ रही हैं, जो इस बात की इंडिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेम आएंगी तो फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। तो आप जरूरी नहीं है तीनों करें। अगर आप आपने दो वैल्यूज आइडेंटिफाई की, दो हाफ लाइफ्स, और दोनों हाफ लाइफ्स ऑलमोस्ट सेम आई, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के दी सॉरी, सक्सेसिव इट्स फर्स्ट ऑर्डर with respect to hydrogen. Is this understandable to everyone? अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay, now three separate experiments were carried out at 400 Kelvin with a different starting concentrations of hydrogen and iodine. The results are shown in the table. Okay, use the data and the order of the reaction with respect to hydrogen given in A2. Okay, A2 में मुझे क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन का ऑर्डर फर्स्ट है। टू रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन। ओके, तो हम कोई भी दो एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, तो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से ऑर्डर क्या है अभी हम फिगर आउट करके आए, व्हाट इज द ऑर्डर? यस, First order. फर्स्ट ऑर्डर। इफ यू सी ओवर हेयर, by which factor the concentration is increased from 1 to 2? Is 10. it increased by the factor of 10? ये बात समझ में आ रही है सबको? देखें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो भी, सॉरी, जो रेट होगा वो भी 10 के फैक्टर से इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू हाइड्रोजन, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन इज फर्स्ट। ये बात सबको क्लियर है? जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर ये 10 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, जब हम एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो रेट को भी 10 के फैक्टर से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर आप इसको देखें, अगर मैं आयोडीन की बात करूं, तो आयोडीन भी किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 टू 2? 10. 10 के डिफरेंस से इंक्रीज, 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आप इन दोनों का एक्चुअल फिगर देखें तो इन दोनों में किस फैक्टर से चेंज आ रहा है? 100. गुड।
अगर मैं इन दोनों का एक्चुअल चेंज देखूं तो आप इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2.0 एक्सपोनेंट -15 ओवर 2.0 एक्सपोनेंट -17। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 100। अच्छा, आउट ऑफ दिस 100, 10 टाइम्स जो फैक्ट चेंज हो रहा है वो किसके फैक्टर से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हैं। फर्दर इट इज इंक्रीजिंग बाय the factor of 10, the rate, which is due to the concentration of iodine, as iodine's concentration is increased by 10. So the rate also increased by 10 due to the increase in concentration of iodine. तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि जिस फैक्टर से हम आयोडीन को बढ़ा रहे हैं या आयोडीन चेंज कर रहे हैं, रेट भी उसी फैक्टर से चेंज हो रहा है आयोडीन की वजह से। ये बात सबको क्लियर है? यस? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो आप इसको स्टेट के क्या करेंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से तो ऑर्डर पता है। तो हमने कौन से दो एक्सपेरिमेंट यूज किए हैं? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, concentration of hydrogen is increased by 10x। यह हमने प्रेडिक्ट किया। concentration of iodine is increased by 10x। ठीक है, 10 टाइम्स ये भी इंक्रीज हुआ है। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि रेट इज increased by 100x as its first order with respect to hydrogen, hence order with respect to iodine is first as well। ये बात क्लियर है सबको? और ये बात हमने इसलिए कंक्लूड की क्योंकि जिस फैक्टर से आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन रेज हुई, आयो रेट में भी उतना ही चेंज आया आयोडीन की वजह से। ठीक है, और जिस फैक्टर से हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज हुई, उसी फैक्टर से रेट में भी उतना ही चेंज आया हाइड्रोजन की वजह से। और अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्डर था तो इसीलिए हमने ये वाली चीज हमें देखें ऑलरेडी नोन थी कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये भी जितनी जिस फैक्टर से हाइड्रोजन को की कॉन्सेंट्रेशन रेज हो रही है, उसी फैक्टर से रेट भी रेज होगा। फिर हमने प्रिडिक्ट किया, हमने देखा कि आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 के फैक्टर से रेज हो रही है और रेट फर्दर 10 टाइम्स और बढ़ रहा है। तो उसी बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया कि आयोडीन की रिस्पेक्ट से भी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ये बात सबको क्लियर है? Yes. यस सर।
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, इसमें एक और बात समझ लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लेट सपोज इस 10 की जगह 20 आ रहा होता तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता, और ये 10 ही रहता तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता, आयोडीन की रिस्पेक्ट, नहीं सॉरी, अगर इस 10 की जगह यहाँ पे लेट सपोज 100 आ रहा होता और ये आपका 10 ही होता, तो इसके स्क्वायर टाइम्स चेंज आ रहा है रेट में, तो हम सेकंड ऑर्डर अज्यूम करते। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम A2 एंड योर आंसर टू B1। A2 में हमें पता है, हमने क्या कंक्लूड किया कि हाइड्रोजन का ऑर्डर फर्स्ट है, और B2 में हमने आयोडीन का ऑर्डर भी कंक्लूड किया है कि वो फर्स्ट है। राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमारी रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट इज इक्वल्स टू के, विच इज रेट कांस्टेंट, टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर वन, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर वन था, टाइम्स concentration of iodine raised to the power 1 because its order is first as well. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now, use your rate equation and data from experiment 1. Okay, experiment 1 का data use करना है to calculate the value of the rate constant K for the forward reaction at 400 Kelvin, include its unit. आप देखें रेट इक्वेशन बना चुके हैं, तो अगर मैं रेट इक्वेशन में K को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, K is equals to rate divided by concentration of hydrogen times concentration of iodine। और हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या की वैल्यूज यूज करनी है, तो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द रेट इज 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 17 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1 एक्सपोनेंट माइनस 2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन भी क्या है 1 एक्सपोनेंट माइनस 2। सो 1.0 एक्सपोनेंट -2, और इसको मैं स्क्वायर कर लूं क्योंकि दोनों बार मल्टीप्लाई सेम वैल्यू हो रही है। सो व्हाट आंसर आई विल गेट, कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर? 2 exponent minus 13. 2.0 exponent -13। So here we go, 2.0 exponent -13। Now they are asking for the units। So look over here, कॉन्सेंट्रेशंस के यूनिट क्या दिए हुए हैं, मोल पर डीएम क्यूब पर, मोल पर डीएम क्यूब, और रेट का यूनिट क्या दिया हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो अगर हम इसी इक्वेशन में यूनिट्स पुट करें, सो रेट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि दो कॉन्सेंट्रेशंस हैं तो दोनों का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस वन विल कैंसिल आउट बाय स्क्वायर एंड वी आर लेफ्ट विथ second inverse mole per dm cube। So it would be, जब मैं न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा डीएम, सॉरी डीएम क्यूब हो जाएगा एंड सेकंड इनवर्स। सो माय यूनिट विल बी मोल इनवर्स डीएम क्यूब second inverse। Is this understandable to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now C part. At 400 Kelvin, the rate constant for the forward reaction is approximately 1000 times greater than the rate constant for the backward reaction। ओके, यानी कि ये बात ये कह रहे हैं कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका जो रेट कांस्टेंट है वो, लेट सपोज इफ इट्स 1000x, एक रेट कांस्टेंट इज 1000x
and that is your backward reaction, और इसका rate constant K is only X. The overall order of the forward and backward reaction are same. ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर सेम है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकलेगा? अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों की पावर्स 1 है, तो इट मींस ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? आप पावर्स को ऐड कर देते हैं रेट इक्वेशन में, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर दोनों का सेम है तो इट मींस ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, वेदर इट्स अ फॉरवर्ड रिएक्शन और द बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के लिए ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 2 है. Use this information to explain what will happen if equal concentration of hydrogen, iodide, hydrogen, and iodine are mixed at 400 Kelvin. You should comment on the relative initial rates of forward and backward reactions and the position of equilibrium reached. जी, किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया है और किस किस को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ये क्लियर करें. जी सर ओवरऑल ऑर्डर 2 कैसे? देखें, एक मिनट मैं आपको बताता हूं. देखें, हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद आयोडीन एंड फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट? और हमने इसकी रेट एक्सप्रेशन क्या बनाई? रेट इज इक्वल्स टू के concentration of hydrogen raised to the power 1 times concentration of iodine raised to the power 1. तो इस केस में ओवरऑल ऑर्डर के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों की पावर्स 1 है तो 1 + 1 2 कर दूंगा. ये बात क्लियर? जी सर. ओके. अब जरा दूसरी बात देखिएगा. अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? 2 moles of HI are decomposing to form hydrogen and iodine. क्या मुझे इसकी रेट इक्वेशन पता है? जी, यस, डू वी नो द रेट इक्वेशन? बट हमें ये बात देखें, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या दी है? द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर द सेम. इट मींस कि इस केस में भी आपका जो 2 है दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर. ये बात सबको समझ में आ रही है? यस. Yes. ओके. तो इस बेसिस पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरी यहाँ पे रेट इक्वेशन क्या बनेगी इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट. अब मेरे पास रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर 2. क्यों? ये बात मुझे कहाँ से पता चली? ये बात मुझे यहाँ से पता चली. अगर मुझे ये ओवरऑल ऑर्डर की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं ये रेट इक्वेशन नहीं बना सकता था. ये बात समझ में आ रही है सबको? ओके, ये पॉइंट अब सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाइए. उन्होंने 2 बातें आपको बोला है कि आपने कमेंट करनी है. एक, रिलेटिव इनिशियल रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन. तो जब मैं इक्वल अमाउंट्स, फॉर एग्जांपल आई हैव अ 1 कंटेनर, ठीक है, और उस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड भी ऐड कर दिया, हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया, एंड आई हैव एडेड आयोडीन एज वेल, एंड ऑल आर इक्वल अमाउंट. ठीक है, तो अब इस वक्त वो क्या पूछ रहे हैं? जब मैं सबके इक्वल अमाउंट्स ऐड कर दूंगा तो आपका इनिशियल रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रिलेटिव रेट्स की बात कर रहे हैं. यानी कि वो इसका मतलब यह है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं इधर द फॉरवर्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम, और द फॉरवर्ड reactions rate is faster or the backward reactions rate is faster.
जी, किसका इनिशियल रेट फास्टर होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन का। गुड अहमद जी। बाकी सबको भी ये पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं है तो मुझे बताएं ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल Yes, sir. खामोशी। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 है, बट इसका रेट कांस्टेंट के क्या है? 1000x है। तो जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली आई, लेट सपोज मुझे अभी क्या मिलेगा आंसर? 1000x मिलेगा। यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? x है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबकी 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे रेट क्या मिलेगा? ओनली आई विल गेट जस्ट एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? 1000, सॉरी, नॉट आई, आई विल गेट एक्स ओनली। तो देखें, इनिशियल रेट मुझे किसका ज्यादा मिल रहा है? फर्स्ट का ज्यादा मिल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का ज्यादा मिल रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन का कम मिल रहा है। तो मेरी पहली स्टेटमेंट, जो कि इस फर्स्ट पॉइंट को उन्होंने फर्स्ट कमेंट जो कहा है, उसके लिए क्या होगी कि द इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब सेकंड पॉइंट में ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब वो सेकंड कमेंट उन्होंने किसको करने को बोला है? द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम रीच्ड। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो वो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की वजह से स्टेब्लिश होगा? राइट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से, प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से, या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से, या फिर रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से? जी, प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर है तो इट मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बन रही होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट स्लोअर है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो रिएक्टेंट में स्लोली कन्वर्ट हो रही होगी, विच मींस जब जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो उस वक्त आपकी प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो चुकी होगी। तो इट मींस कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से रीच हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्टेट क्या करेंगे? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रीच्ड ऑन प्रोडक्ट साइड। आप प्रोडक्ट साइड भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं और टू द राइट हैंड साइड। बोथ आर एक्सेप्टेबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है इस आंसर में तो प्लीज पूछ लें। ओके, at 700 Kelvin, the rate constant for the forward reaction is approximately 50 times greater than the rate constant for the backward reaction. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि सेम वही रिएक्शन है, मगर अब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट के है वो 50 टाइम्स है,
ग्रेटर है यानी कि 50x है, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू है वो जस्ट x है. यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन इन C1 ये रहा. ओके. To reduce the sign of the delta H values of forward and backward reactions, explain your answer. ओके. अब आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या है और बैकवर्ड रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज की वैल्यूज क्या है, यानी कि पॉजिटिव है और या फिर नेगेटिव है. तो अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूं एट 700 केल्विन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हुई है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कोई फिगर आउट कर सकता है? towards right. अच्छा, एक मिनट. इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट और राइट. अगर आप रिकॉल करें अभी प्रीवियस कंडीशन एट 400 केल्विन, ठीक है, ये आपका क्या है, हायर टेम्परेचर है, और ये आपका रिलेटिवली क्या है, लोअर टेम्परेचर है. लोअर टेम्परेचर में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट क्या था, इट इज 1000 टाइम्स ग्रेटर, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या था, एक्स था, क्योंकि अगर वो 1000x है तो ये x होगा. तो अब अगर मैं इन दोनों की रिलेटिव बात करूं, तो यहाँ पे तो हम फॉर श्योर थे ना कि 1000 टाइम्स ग्रेटर है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? जी, ऊपर हम कमेंट करके आए कि इक्विलिब्रियम जब Right रीच पे. हुआ है, राइट पे होने के बाद रीच हुआ है. तो अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, तो इस रिलेट करने के रिजल्ट में मेरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, इधर लेफ्ट और राइट? Left. अगर कंपेयर करेंगे तो. जी, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जस्ट 50 टाइम्स रेट कांस्टेंट ज्यादा है, और यहाँ पे 1000 टाइम्स रेट कांस्टेंट ज्यादा है. तो अगर मैं रिलेटिव बात करूं, तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करूंगा, when compared with the reaction when it is taking place at 400 Kelvin, at 700 Kelvin the equilibrium position shifts to the left. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके. अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट हुई है, तो किस कंडीशन में शिफ्ट हुई है? एट हायर टेम्परेचर. हम कमेंट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट. ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी. Yes. ओके. और हमें ये इंफॉर्मेशन पता है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे? Right hand side. नो. यस. कैन एनीबडी आंसर? इंक्रीज इन टेम्परेचर के रिजल्ट में इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? यस. Left एनीवन? hand side इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है ना, वो तो हमने इस सारी इंफॉर्मेशन से निकाला. अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ना हो, आपसे जस्ट ये स्टेटमेंट पूछा जाए, तो आप कैसे क्या बताएंगे? It depends on the nature of the reaction, sir. फॉर एग्जाम्पल किस तरह आप आइडेंटिफाई If करेंगे? नहीं. if it's in exothermic reaction on the increase in temperature, it moves backwards. दिस इज द सिंपल रूल. इंक्रीज आप टेम्परेचर जब भी करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड, वेदर इट्स अ फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ये बात क्लियर है सबको? Yes.
जी बाकी सबको भी क्लियर है? जब भी आप टेम्परेचर रेज करेंगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो कि एंडोथर्मिक है। तो अब हमने देखा कि इस रिएक्शन में जब हमने टेम्परेचर रेज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हुआ? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हुआ? बैकवर्ड। तो इट मींस बैकवर्ड रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव होगी ना बेटा, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है। क्योंकि टेम्परेचर रेज करने पे इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक साइड पे जाता है। और हमारी इस रिएक्शन में टेम्परेचर जब हमने रेज किया तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? यस। यस सर। ओके। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? एक्सोथर्मिक। नेगेटिव। नेगेटिव होगी। हमें दोनों कंक्लूजन मिल गए। और हमें ये बात पता चल गई कि टेम्परेचर हाई करने पे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। तो हम यही बात यहाँ पे आंसर में स्टेट करेंगे कि डेल्टा एच फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन is negative and delta H for backward reaction is positive. And then they ask you to explain your answer because at higher temperature the position of equilibrium shifts to the left. जी सबको क्लियर है? सर यस। ओके। अगर किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Just give me a minute. Okay, it's easy. Write an expression for the Ka of a weak acid Ha in terms of concentration of the species involved. तो अगर आप Ha की डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनती है? Aqueous molecule partially dissociates into aqueous hydrogen ions and aqueous A negative ion. तो Ka एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? जी Ka is just same as Kc. So I will put a concentration of H positive times concentration of A negative in the numerator divided by concentration of
अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर है सबको? Yes. ओके। Now, the hydroxyl ammonium ion HONH3 positive is a weak acid. 1 exponent minus 3 mole per dm cube solution of hydroxyl ammonium ion has a pH of 4.41. Calculate the Ka. Okay. अब अगर मैं इस एसिड की बात करूं, जैसे कि इन्होंने बता दिया ये एक वीक एसिड है, तो अगर मैं इसकी एसिड डिसोसिएशन इक्वेशन लिखूं तो अच्छा, जो भी चीज मैं ब्लू से लिख रहा हूँ बेसिकली ये याद रखिएगा वो आपका आंसर है, और जो मैं और कलर यूज कर रहा हूँ डेट इज माय रफर टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। सो HONH2 फॉर्म होगा और H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, तो ये मेरी डिसोसिएशन इक्वेशन है। और अगर इस डिसोसिएशन इक्वेशन को देखूं और इससे मैं Ka की एक्सप्रेशन लिखूं तो Ka की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HONH2 divided by concentration of hydrogen ions, sorry, multiply by concentration of hydrogen ions divided by concentration of HONH3 positive. ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाऊं तो मेरे पास इस वक्त कौन सी वैल्यू है? आई हैव जस्ट अ वैल्यू ऑफ दिस विच इज 1.00 एक्सपोनेंट -3, राइट? और मेरे पास इन दोनों की वैल्यू नहीं है, मगर मैं एक कमेंट ऊपर वाली इक्वेशन को देख के कर सकता हूँ, और वो क्या है कि जो HONH2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि दोनों का इक्वल मोल्स जो है सब्स्टिट्यूट होंगे, दोनों के इक्वल मोल्स डिसोसिएट होंगे। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अच्छा, और मेरे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी हो हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से मिलती है वीक एसिड के लिए? अगर आपको पीएच प्रोवाइडेड है तो Log to the कॉन्सेंट्रेशन power ऑफ, pH. यस, 10 रेज टू द पावर नेगेटिव पीएच। ठीक है, सो 10 minus 4.41. Can anybody tell me the value? 8.39. Sorry, Just 3.89 into 10 3.89. exponent -5. 3.89 into 10 raised to the power -5. Yes. So that is the concentration of hydrogen ions. और जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं, जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी HONH2 की होगी, तो इट मींस here I will put 3.89 exponent -5 times 3.89 exponent -5. सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द वैल्यू? 1.5 times 10 negative 6. Okay, so it's 1.5 exponent -6. So here I have an answer. Now, in the next part, they are saying calculate the pKa of HONH3.
So I got the Ka value. To find pKa, pKa is equals to negative log to the base 10 of Ka. So negative log to the base 10 of 1.5 exponent minus 6. Yes. Can anybody tell me the answer? 5.82. 5.82. 5.82. Okay. So it's 5.82. यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. Okay. Now, next part. The solubility product. What is solubility product? It is represented by Ksp of manganese 2 hydroxide, and here they have provided you the formula. In water is 1 exponent minus 11 mole cube dm inverse 9 at 298 Kelvin. Calculate the solubility of manganese hydroxide in water at 298 Kelvin. अगर वो solubility कह रहे हैं KSP से, तो it means you have to find the concentration of MnOH twice. इसकी आपको concentration find करनी है. Okay, तो आप again I'll suggest कि जब भी KSP की expression हो, first make the equation. तो basically जब ये dissociate होगा, तो it will form 1 mole of Mn2 positive ions in water and 2 moles of hydroxide ions in water. ये बात क्लियर है सबको? जी. Yes. ओके. अच्छा, अब मैं अगर रेशियो देखूं तो द रेशियो इज बेसिकली 1:1 is to 1:1:2. तो इट मीन्स मैं यहाँ पे एक ये बात कह सकता हूँ कि जो मेरे पास Mn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वही कॉन्सेंट्रेशन MnOH ट्वाइस की होगी, बिकॉज बोथ हैव अ सेम मोल रेशियो. ये बात क्लियर है? जी. Yes, sir. ओके. अब अगर मैं फर्दर इस वक्त मैं अज्यूम करूं Mn की कॉन्सेंट्रेशन, तो Mn की कॉन्सेंट्रेशन मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इट इज X, बिकॉज आई डोंट नो इट्स कॉन्सेंट्रेशन. और मैं हाइड्रोक्साइड आइंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या अज्यूम कर सकता हूं? 2x, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या है? 1:2 का है. ये बात भी सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके. हमें solubility प्रोडक्ट की वैल्यू दी भी है. इट्स अ KSP वैल्यू. सो from the equation you can write the KSP expression, and the KSP expression will be concentration of Mn2 positive ions raised to the power 1 times concentration of hydroxide ions raised to the power 2. ये KSP expression भी सबको clear है? Yes. Okay, so the value of KSP is 1.1 exponent minus 11 is equals to concentration of manganese, that is X, manganese 2 positive ions, and the concentration of hydroxide is 2x square. So it will become 4x cube, which is equals to KSP, which is 1 exponent minus 11. And if you find x, so x will be equal to cube root of 1.1 exponent minus 11
divided by 4. Is this understandable? Yes, sir. Okay. Can anybody tell me the answer? 1.40 exponent -4. 1.40 exponent -4. And it's a concentration, so its unit must be mole per dm cube. और ये x की वैल्यू है, तो x किसके इक्वल था? मैंगनीज आयन की कॉन्सेंट्रेशन के और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के. सो इट मींस इट्स माय आंसर. सो आई विल राइट ओवर हियर 1.40 exponent -4. If anybody have any doubt, any confusion, any query, kindly ask. जी सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay. This is question number 3. The energy cycle shown can be used along with the suitable data to calculate the enthalpy change of hydration of Ca2 positive. So it means I have to find the enthalpy change of hydration of calcium 2 positive ions. Each arrow indicates a transformation W, X, Y, and Z. Each transformation consists of one or more steps. Okay, एक उसमें एक भी स्टेप हो सकता है और ज्यादा भी स्टेप हो सकते हैं. ठीक है. The following data and data from data booklet should be used. Okay. चलें पहले हम साइकिल पे वर्कआउट कर लेते हैं, फिर हमें चीजें फिगर आउट करना आसान होंगी. देखें, अगर आप y को देखें तो y में आपके पास चेंज क्या आ रहा है? सॉलिड से एक्वस फॉर्म हो रहा है. तो इफ यू रिकॉल द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a ionic solid dissolves in a excess amount of water to form a very dilute solution, it is enthalpy change of solution. तो ये जो y है ये बेसिकली क्या है? enthalpy change of solution है कैल्शियम क्लोराइड का. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now if you look over here, we have our elements and that elements are converting into a compound. So when 1 mole of a compound is formed from its elements, that enthalpy change is considered as enthalpy change of formation. So X is basically enthalpy change of formation of calcium chloride. Is this understandable to everyone? Yes, sir. Okay. Now, if you look over here, calcium metal is converted into calcium 2 positive ions and chlorine gas is converted into 2 moles of chloride gaseous ions. तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो इट मींस कि देखें यहाँ पे क्या हुआ होगा कि if I provide the energy, first calcium must be converted into a gaseous atom. That is enthalpy change of atomization of calcium. And then it must be converted into 2 positive ion, but 2 positive ion से पहले वो 1 positive ion में convert हुआ होगा. तो it means कि it is first ionization energy and the second ionization energy of calcium. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो पहले क्लोरीन एटोमाइज हुआ होगा और 2 moles of chlorine atoms बने होंगे and then 2 moles of those chlorine atoms are converted into chloride ions.
So here I have a atomization of chlorine, but atomization किसको रेफर करती है? 1 मोल के फॉर्मेशन को, 1 मोल ऑफ एटम्स के फॉर्मेशन को. यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एटम फॉर्म हो रहे हैं, तो इट मस्ट बी टाइम्स 2. और वो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इट मींस दैट इट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन दैट मस्ट आल्सो बी टाइम्स 2. ये बात भी क्लियर है सबको? जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लें. Now, if you come to Z, we have a gaseous ions, and that gaseous ions are converting into calcium chloride aqueous, which means Z must be equal to, किसके इक्वल होगा? Hydration. Hydration of calcium plus 2 times hydration of chloride. ये क्लियर है सबको? जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. अच्छा, आपने कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन W. शो योर वर्किंग. आपने W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ओके, बस हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करके एंड करेंगे. तो अगर आप ऊपर W को देखें तो हमने W को क्या कंक्लूड किया कि बेसिकली W किसके इक्वल है? एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम प्लस second ionization energy of calcium plus atomization of chlorine, that must be times 2. Then 2 times electron affinity of chlorine. हमारी W की एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई. अब अगर आप देखें तो एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज प्रोवाइडेड, सो +193. ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी and second ionization energy are not provided, so we have to use the data booklet. अब आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं होती थी. Then electron affinity of chlorine is provided, but atomization of chlorine is not provided, तो उसके लिए भी डाटा बुकलेट यूज करेंगे. तो इन तीनों वैल्यूज को अभी देखते हैं डाटा बुकलेट से. फर्स्ट, सेकंड and atomization. Okay, then 2 times -349. ओके, अब आ जाइए जरा डाटा बुकलेट पे. Here we have a calcium, first ionization energy is 590 and the second ionization energy is 1150.
So 590 and 1150. Now we are left with the atomization of chlorine. For atomization of a covalent substances, we need to go through the bond energies. So here it's a bond energy of chlorine that is 242, right? तो अगर मैं 1 मोल क्लोरीन का ब्रेक करूंगा, तो on breaking 1 mole of chlorine, we get 2 moles of chlorine atom, and for that the enthalpy changes 242. तो ये ऑलरेडी जो है टाइम्स 2 हुई भी है, क्योंकि 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? तो हमें जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, and we will put 242 over here. Now you can solve it and you will get the answer. Can anybody tell me the answer? 1477. 1000, and it's a positive, right? Yes. So 1477. So positive 1477. Is it clear to everyone? Sir. Okay. लेकिन दूसरा पार्ट बहुत आसान है, कर लें तो भी अच्छा है. Use your answer to A1. Okay. And the other data to calculate the value of enthalpy change corresponds to transformation Z. Okay. Z basically किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है, ठीक है ना? ये हमने लेबल किया था. अच्छा, अगर आप Z को देखें और इन एरोज की डायरेक्शन देखें, तो मैं Z के लिए ये एक्सप्रेशन बना सकता हूं, या बल्कि अगर मैं इन एरोज की डायरेक्शन देखूं, तो इन एरोज की डायरेक्शन की बेसिस पे मेरी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? x प्लस y इज इक्वल्स टू w प्लस z, राइट? क्योंकि ये देखें, अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो x और y सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, एंड देन w एंड z सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो ये होगा. और अगर मुझे z निकालना है तो z किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस w के. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, so here we go. Z is equals to x plus y माइनस w. अब देखें x किसके इक्वल है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ये दी हुई है -795. सो -795 प्लस y हमने क्या कंक्लूड की थी? एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ये दी हुई है. तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है? x की वैल्यू है. ये आपकी कौन सी वैल्यू है? y की वैल्यू है. y is -83. देन माइनस w, और w हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में 1477. सॉल्व कर लीजिए, z की वैल्यू आ जाएगी. कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर? -2355. -2355. So here I got the z, -2355. ये पार्ट क्लियर है सबको? जी. Yes, sir. ओके. देखें, लास्ट पार्ट पे आ जाएं, बस इस पे मैं एंड कर दूंगा क्लास. यूज योर आंसर टू A2. कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम. इस आंसर को, A2 का आंसर ये रहा, इसको यूज करते हुए आपने क्या कैलकुलेट करना है? हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करनी है. अगर आप देखें तो Z को हमने क्या कहा था कि इट इज हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड, राइट? तो जरा पहले ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं. Z is equals to
enthalpy change of hydration of calcium to positive ions plus 2 times enthalpy change of hydration of chloride ions, right? Z की वैल्यू मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं, डेट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आइडेंटिफाई करनी है तो वो x हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस ये रहेगी -364, सो प्लस 2 times -364 सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू -2355 minus 2 times -364. Can anybody tell me the answer? Negative 1627. -1627. ओके, तो इन तीनों पार्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखें, अगर आपने ये वाली चीज यहाँ पे सही से कर ली तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपने इसको सही से नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। 4th पार्ट से इंशाल्लाह हम डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोशिश किया कीजिए कि सब एग्जैक्टली 12:30 ताकि जो है हम मैक्सिमम टाइम जो है यूटिलाइज कर सकें। ओके देन, टेक, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।